बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस शख्सियत के पास मैं बैठा हूँ, मैं उनका इंटरव्यू करने नहीं आया हूँ। मैं उनको खराज तहसीन पेश करने उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं उनको सलाम करने और सलाम पेश करने उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वजह उसकी ये है कि आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो शायद लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। वो शख्सियत हैं कि जो लोगों को एजुकेट करते रहें, वो लोगों को हंसाते रहे, लेकिन हंसाकर भी वो उनको तालीम याफ्ता बनाते रहे, वो उनको बाशूर बनाते रहे। उन्होंने मज़ाक का रास्ता अपनाया, खुशियाँ बखेरी, खुशियाँ बांटी, लेकिन शाइस्तगी के साथ। और फिर मैं इसलिए उनको खराज तहसीन पेश करने हाज़िर हुआ हूँ कि जब मेरी पैदाइश हो रही थी जिस साल, तो उस साल उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम शुरू किया था। आज मैं ख़ुद बूढ़ा होने जा रहा हूँ, लेकिन उनके प्रोग्राम की मकबूलियत, उनकी असर पज़ीरी और लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी वो उसी तरह कायम व दायम है। हालांकि आजकल लोग, जब हम जैसे लोगों को 2 दिन देख लेते हैं तो वो हमारी शक्लों से भी बोर हो जाते हैं, वो हमारे काम से भी उकता जाते हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे आज के जरगे के मेहमान, अदीब, दानिश्वर, एक्टर, हिदायतकार और पता नहीं क्या क्या कुछ, जनाब फ़ारूक कैसर साहब, जिनको हम अंकल सरगम के नाम से जानते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक कैसर साहब। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत के मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं इस काबिल तो नहीं। पहले तो मैं मुख्तसर ये जानना चाहता हूँ कि ये हमें क्या हुआ कि पहले हम आप जैसे थे, अब हम मुझ जैसे बन गए। आप मेरे ख़्याल में समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ से वो संजीदगी, वो वक़ार, वो मतानत, वो सारी चीज़ें क्यों रुखसत हो गई, हम सतही क्यों बन गए। मुझे लगता है कि हमने जो गलती की या हमने कोताही की वो ये थी कि हम वक्त के साथ साथ प्रिपेयर नहीं हुए। यानी जो हमारे पीछे बैक बोन कह लें, या वो दानिश्वर या वो राइटर्स जो हैं, या वो एक्टर या वो परफॉर्मर जिन्होंने आज के दौर के लिए देना था, शायद उसके लिए तैयार नहीं थे या मानते नहीं थे, या तो दौर इतना तेज़ हो गया है कि अगर आप उसको एक दिन भी मिस करेंगे तो फिर आप एक दिन पीछे रह जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान में एकेडमीज़ की। एकेडमी होनी चाहिए, म्यूज़िक की एकेडमी, फाइन आर्ट्स की एकेडमी, एक्टिंग की एकेडमी। एकेडमीज़ जो हैं उसमें, क्योंकि इसमें देर हो गई है, एकेडमीज़ में जो टीचर जो एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है या जिसको तजर्बा हासिल हो जाता है, वो आगे डिलीवर करता है और वो आगे ट्रांसफ़र होता है, वो उसकी कमी होगी मुझे लग रहा है इससे। आप आर्ट्स की तरफ, स्क्रीन की तरफ, अदब की तरफ कैसे आए? जैसे कि पाकिस्तान में हादसात होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से 71 में पास आउट किया और अच्छे नंबरों से गोल्ड मेडल लिया। तो हमारे ज़माने में जब अच्छे नंबर होते थे तो जो ज्यूरी आती थी, वो ज्यूरी ऐसी होती थी कि वही सिलेक्ट कर लेती थी। और मुझे भी 2-3 जॉब्स की ऑफ़र हुई कराची में। तो वो चूँकि जंग हो रही थी, लिहाजा सब कुछ ठप था। तो हम लोग ना, घर वाले तंग कर नौकरी, तो हम कॉलेज आके खेला करते थे। तो वहाँ पर एक दिन सलीमा हाशमी फैज़ साहब की बेटी जो है, उनसे, वो हमारी टीचर हैं, उनसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि तुम तो पास आउट कर चुके हो। हमने कहा जी कर किस मुँह से घर जाएँ। तो उन्होंने कहा कि टीवी में काम करोगे। हमने कहा जी कोई काम भी हमें दिला दें जो अब फाइन आर्ट्स का हो या आर्ट्स का हो। हमें टीवी लेगी। उनकी छोटी बहन मुनीज़ा हाशमी वहाँ प्रोड्यूसर थी। तो उन्होंने देखा और मुझे कहा कि तुम फ़ाइन आर्ट्स के कद के हिसाब से तो फ़ाइन आर्ट्स के नहीं लगते। हमने कहा जी कोई काम करा के देख लें। तो उन्होंने हमें कहा कि पपेट बना लोगे। हमें पता ही नहीं था पपेट होता क्या है। तो उन्होंने हमें एक सेसमी स्ट्रीट, एक इंग्लिश प्रोग्राम था, वो स्क्रीन पे दिखाया। और उस ज़माने में बिग बर्ड होती थी, डक, बत्तख। तो वो शुएब हाशमी साहब ने प्रोग्राम शुरू किया था, एजुकेशनल प्रोग्राम था वो, अक्कर बक्कर। उसका एक प्रोग्राम अलिफ का हो चुका था। बे के लिए उनको बत्तख चाहिए थी, बे से बत्तख और बे से फिर, तो वो बत्तख मैंने बनाई
वो ऐसी पॉपुलर हुई कि वो आज तक अंडे दे रही है। वो आज तक अंडे दे रही है। ये आपने खुद सामने आने की बजाय सहारा क्यों लिया पपेट्स का? मेरे ख्याल में मैं बाय नेचर मैं शाय पर मैं शाही हूँ, मुझे बच्चे भी कहते हैं। मेरे ख्याल में जब मैंने ये पपेट्स का शुरू किया तो बतख बनाई, वो अपने साइज़ की बनाई, 6 फुट ऊंची, और उसमें जब पहली 2 रिकॉर्डिंग्स में वो एक दफ़ा गिर गई तो शोएब हाशमी साहब ने कहा कि वो बेहोश हो गया, और वाकई में बेहोश हो गया था। तो उन्होंने कहा कि इसमें बनाने का तरीका होता है, इसमें कुछ सुराख रखो सांस वांस लेने का। सीखता गया, खुद ही बना। पहला पपेट बनाया, फिर दूसरे पपेट बनाया, फिर इरफान खुसट के लिए बनाया, समीन अहमद के लिए पपेट बनाया जो उन्होंने अकड़ बकड़ में परफॉर्म किया, उसकी वो वॉइसेस दी। ये तो खुद ही सीखा मैंने, खुद ही कि कैसे बनता है, कुछ पता नहीं था। मग को लिया, मग को मॉडिफाई किया, हत्ता कि वो इतना चल गया कि आजकल बच्चे जो बनाते हैं, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देता हूँ वीकली, तो वहाँ बच्चियाँ जो हैं इतनी तेज़ हैं, इतनी फातिमा जुना यूनिवर्सिटी की, कि वो जो 40 साल में हमने काम सीखा वो 40 दिनों में सीख गई है। इतनी जनरेशन में इतनी तेज़ी आ गई है, इतनी जहानत आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई। हमारे ज़माने में बिल्कुल सिंपल था, तो मग को जोड़ के और मग को बना के और मग का पपेट बनाया, फिर लाइफ साइज़ बनाया, फिर बड़ा साइज़ बनाया। सीखने के तरीक़े बहुत आ गए इंटरनेट के ज़रिए। अब आप दुनिया के किसी भी जगह पे किसी भी इंसान के काम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसमें तो हर काम में निखार होना चाहिए था, मज़ीद पुख्तगी आनी चाहिए थी। मायार क्यों उलट गिर गया? सहूलत मुयसर हो गई, लेकिन इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी, टीचर को मिस कर दिया। टीचर हमारे ज़माने में टीचर एज ए पर्सनैलिटी होता था, ये उठता कैसे है, बैठता कैसे है, ये चलता कैसे, ये बोलता कैसे है, वो उसके अलावा होता था, वो जो नॉलेज देता था उसके अलावा। टीचर हमारे ज़माने में टीचर की एक एहतराम था, एक दबदबा था। मेरे ख्याल में एकेडमी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एकेडमी इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ जब टीचर जाएगा तो एज अ होल लेंगे आप टीचर को, इन्फॉर्मेशन दो। लेकिन फिर वही बात कि टीचर को, आज मैं जाता हूँ कम्युनिकेशन का, मेरा लेक्चर होता है, तो मुझे उतना ही पढ़ना पड़ता है। मैं शायद ज़िंदगी में इतना कॉलेज में नहीं पढ़ा जितना कि अब मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको अपडेट होना पड़ता है। आप तो हैं सियालकोट के, तो आपकी पढ़ाई पेशावर में हुई? मैं असल में, मेरी पैदाइश सियालकोट की, हमारे आबाओ-अजदाद सब सियालकोट के थे। तो जैसे कि होता था पहले, अपने माँ बाप के घर में बेटी के जो भी पैदाइश होती थी वो वहीं, तो वहाँ गए। 2 दिन मेरी उम्र थी, 2 दिन हुए थे पैदा हुए, तो वाले साहब की ड्यूटी लगी हुई थी पेशावर में, वो चूँकि सिविल इंजीनियर थे, तो उन्होंने वो हमें कोहाट ले गए 2 दिन। तो मैं, बाकी मेरी पूरी बचपन है वो मर्दान, कोहाट, पेशावर, दरगई, सवात और DI खान, ये इन इलाकों में गुजरी। तो मैं ये अपनी पैदाइश के सियालकोट भी कहता हूँ, पश्तो भी समझ लेते और मैं पश्तो भी, क्यों पश्तो तो आ ही गई, हमें तो पता नहीं चला कब आए। बचपन में जब आप जो ज़ुबान सीखते हैं वो आ जाती है, यानी पुख्तो राजी था। पुख्तो राजी माता जी। अच्छा, तो ये जो लोग हम जैसे जो मर्दान में, चारसद्दा में, पेशावर में पले बड़े होते हैं, तो हम तो आखिरी वक्त तक हमारे उर्दू का मुज़क्कर मुअन्नस ठीक नहीं हो सकता। आपकी उर्दू फिर इतनी बेहतरीन क्यों है? लगता है कि आप, जब शुरू में हम आपको सुनते थे कि जैसे आप अहले ज़ुबान हैं। मेरे पे एक ये भी इल्ज़ाम था कि मैंने लैंग्वेज ख़राब की है बहुत शुरू में। हाँ। आप जब आप कह रहे हैं ना 76 में आपकी पैदाइश, तो उस ज़माने में जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो बड़े ऑब्जेक्शन होते थे कि ज़ुबान ख़राब कर रहे हैं, जबकि मैंने कोई लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं निकाला, वो जो यूज़ होते थे वो लेकर आया टीवी पे। ज़ुबान जो है मेरे ख़्याल में हमें एक्सेंट जो है वो इलाका पहचाना जाता है। मैं इसको बुरा नहीं समझता, अगर वो पहचाने नहीं जाए तो फिर नहीं पता चलता। लेकिन मेरी मिसाल नहीं है, फिरदौस जमाल देख लें, कवि देख लें, सुधीर देख लें, बेशुमार, दिलीप कुमार देख लें, शाहरुख देख लें, ये सब उसी इलाके से हैं। लैंग्वेज जो है वो मेरे ख्याल सेकेंडरी है। अब तो एक ही लैंग्वेज होने वाली है, आपको पता है 5 साल बाद इंग्लिश ही होगी हर तरफ, और एक ही लिबास होगा और ये। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लैंग्वेज जो है, जो जिस इलाके से आप हैं उसका रंग आना चाहिए। शायद मैंने लूज़ किया, लेकिन हम ये याद रखिएगा कि
जब हम अपने घर में थे तो हम हिंद को बोलते थे। तो जब हिंद को बोलते थे तो हमने एक करैक्टर रखा अपने कलियां में, लाला पिशौरी। वो करैक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि फारूक बुखारी साहब ने पॉपुलर होने के बाद वो इस्लामाबाद आए। मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह फ़ैन। तो मैंने उनसे हाज़िर हुआ तो उन्होंने कहा कि फ़ारूक तुमने वो काम किया है हम 40 साल में नहीं कर सके। हम पेशावर हिंद को ज़ुबान को अपलिफ्ट करना चाह रहे थे जो हो नहीं रही थी, लेकिन तुम्हारे एक ही प्रोग्राम ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि वो हर बंदा बोलता है। फारूक कैसर साहब, हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। कोई एक पार्टी में होता है, साल बाद बोर हो जाते हैं, दूसरे में चला जाता है। एंकर एक चैनल में होता है, साल बाद बोर हो जाते हैं, दूसरे में चला जाता है। बल्कि अब एक एंकर जो है सुबह मजहबी प्रोग्राम कर रहा होता है, उससे बोर हो जाता है, शाम को फिर सियासी शुरू कर लेता है, अगले दिन उससे बोर हो जाता है फिर किसी और तरफ। आप यानी तकरीबन ये 50 साल हो गए, 71 से लेके 2017 तक बोर नहीं हुए? आप एक ही तरह का काम किस तरह करते रहे? बेसिकली मैं राइटर हूँ। कोशिश मैंने की कि जिन हालात से जो वक्त गुज़र रहा है उसका साथ दूँ। मैं कोशिश करता था, तो उसी वक्त में रहता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा अच्छा काम करते हैं कि वो उस काम से निकलते ही नहीं, वो उसमें फंस जाते हैं और वाकई बहुत अच्छा काम होता है उनका, वो क्लासिक में शामिल हो जाता है वो काम। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जैसे हमारा मीडिया है। जैसे देखिए ना, मीडिया में कितनी तब्दीली आई है। मेरे ज़माने में वीसीआर नहीं था। मैंने अपना एक प्रोग्राम जो था, शुएब मंसूर ने उसको डायरेक्ट किया हुआ था, पीटीवी अवार्ड था कोई, तो वो लाइव चल रहा था और ज़िया-उल हक का ज़माना था। वो मैंने अब देखा, वो किसी ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया। तो हमारे पास तो ये चीज़ें भी नहीं थी, ना एक टीवी होता था बस, ना वीसीआर था, ना कुछ। टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ डेवलप करना, क्योंकि बच्चे तो अब वही हैं ना, बच्चे तो अब आएंगे जो नई टेक्नोलॉजी। वापस मैं वहीं आता हूँ कि ये मेरी सजेशन है कि एकेडमीज़ होनी चाहिए। एकेडमीज़ में पहले तो डिज़ाइन करना चाहिए क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बहुत सी हर्डल्स हैं, इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कल्चर जो है, ये जो सकाफ़त है, ये किसी मुल्क का बेहतरीन आईना है। इसी से पता चलता है कि ये कितनी डेवलप है, कितनी डेवलप हो जाएगी या कितनी पढ़ी लिखी। इस पे हमें ज़ोर देना चाहिए। गो कि मुझे बड़े देर के बाद इसका एहसास हुआ। लेकिन हमारे चैनल्स ने बहुत काम ऐसा किया, लेकिन एक काम नहीं किया जो मुझे चैनल से मुझे शिकायत है। वो ये काम है कि चैनल का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता डेफिनेटली, क्योंकि कमर्शियल है, उसने खुद ही पैसे कमाने हैं, खुद ही ज़िंदा रहना है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो मुझे लग रहा है कि हमारे ज़माने में हमारे जो टीचर थे वो हमारे जनरल मैनेजर होते थे, प्रोग्राम मैनेजर होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, जो हमें बताते थे। मैंने कुछ प्राइवेट चैनल्स में ये काम करके देखा है कि वहाँ पर जो है वो मालिक की चलती है, मालिक की पॉलिसी चलती है। तो हालांकि मालिक को पता भी नहीं होता शायद, लेकिन मालिक जो उसको गाइड करेगा, जो डायरेक्ट करेगा, डायरेक्टर प्रोग्राम जिसे कहते हैं, वो मुझे लगता है किसी बात पे नाराज़ है। अब तो बहुत सारे मालिकान भी उस प्रोफेशन के नहीं होते, नहीं किसी होते, और से नहीं आके होते। इन्वेस्टमेंट कर वहाँ प्रोफेशनल रखना चाहिए। प्रोफेशनल रखने के बाद उसको पूरी आज़ादी देनी चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं मैं खुद मुझे मेरे कोई प्रोग्राम कभी सेंसर नहीं हुआ। आज़ादी का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें सेंसर होनी चाहिए, मैं उसके हक़ में हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इज़हार राय हो वक्त के साथ चलने का, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और मेरे ख्याल में जियो ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जियो एक उस वक्त से है मुकाबले में पाकिस्तान टेलीविज़न के मतवाजी ये चल रहा था, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंट्रोड्यूस भी करवाईं। नाज़रीन, फ़ारूक कैसर साहब के साथ ये ख़ुसूसी जरगा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं अंकल सरगम जनाब फ़ारूक कैसर साहब। फ़ारूक कैसर साहब, एक तो मैं ये नुक्ता समझना चाहता हूँ कि किसी प्रोग्राम में चंद महीने भी लोगों की दिलचस्पी को कंटिन्यू रखना ये मुश्किल होता है, बावजूद इसके कि अभी पीटीवी की बनिस्बत हम जैसे चैनलों में बड़ी आज़ादी होती है हर हवाले से।
आप सरकारी टीवी से करते थे, कदगने भी बहुत थी, रिसोर्सेज भी नहीं थे। ये 40-50 साल आपने अपने काम में, अपनी ज़ात में, अपने प्रोग्राम में लोगों की दिलचस्पी को बरकरार रखा। राज क्या है? राज इसमें कोई नहीं। मेरे ख्याल में मैंने जो राज पाया खुद, वो ये था कि किसी काम को कंसंट्रेशन से करो। कोई भी काम करो, आप इबादत करो, आप कोई आर्ट का काम कर लो, आप म्यूज़िक का कर लो, आप किसी कंसंट्रेशन से, यानी आपने उस काम को पूरी तवज्जो देनी है। काम एक ज़िंदा चीज़ है। काम को जितनी मोहब्बत करेंगे वो उतना पे बैक करेगा आपको। अगर आप पार्ट टाइम काम करेंगे तो पार्ट टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप फुल टाइम करेंगे फुल टाइम देगा आप काम। हमारा ये है कि हम लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब नई टेक्नोलॉजी है, टेलीविज़न या अखबार या मीडिया, ये इसमें मुझे ये लग रहा है कि फिर वही वापस आऊँगा कि इसमें हमें फैज़ अहमद फैज़ का कहना था कि आर्ट्स पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इसलिए बनाई गई है कि जो सूबाई आर्ट्स काउंसिलें हैं वहाँ से लोग तरबियत हासिल करके सेंटर में आएँ और यहाँ से टेलीविज़न में जाएँ। ये एक तो प्रोसेस था जो कि नहीं हो सका। लेकिन मैं इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमें दुनिया में, मुझे देख लेना कौन सी टैलेंट है जो हमें नहीं है। हमने अवार्ड हासिल किए हुए हैं। हमने इंडिया में देख लें जितने मुसलमान हैं सारे टॉप पे हैं इस वक्त, म्यूज़िक में हो चाहे एक्टिंग में, सारी चीज़ें हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं है। गाइड करने वाला कोई नहीं है, रोल मॉडल कोई नहीं है। रोल मॉडल हमने लूज। एक ज़ाती सवाल, और वो नुक्ता भी इस ज़ात के लिए समझना चाहता हूँ। इंसान अमूमन खब्त ज़ात और खब्त अज़मत का शिकार रहता है। खुदनुमाई इंसान की फितरत में है। आजकल तो जब ये स्क्रीन का मामला आ गया है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे आ जाए, लोग उसको पहचान ले। काम मैंने इतना किया हो लेकिन मैं सताइश इतना चाहता हूँ लोगों से। आपने उलट किया, आप अपने काम को सामने लाते रहे, अपनी शक्ल को पीछे रखते रहे, अपने आप को छुपाते रहे। तो अपने नफ्स के साथ ये जिहाद आपने कैसे किया और उस पर कैसे काबू पाया? आपके सवाल में ही जवाब है जो आपने पूछा था कि इतना अरसा कैसे कायम रखा है इसको, दिलचस्पी को। उसकी वजह यही है क्योंकि अगर आप ज़्यादा आएंगे सामने तो फिर आपसे कोई गलती हो सकती है, फिर आप दिल से उतर सकते हैं। फिर सामने आने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका ताल्लुक़ किसी पार्टी से होना चाहिए। अगर आपके पास पार्टी से नहीं है, तो आप किसी पार्टी से नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं, आप पे शक ही होगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं हर उस पार्टी का साबित हूँ जो पाकिस्तान के लिए काम करता है, लेकिन उस पर मैं शायद पूरा कामयाब नहीं हो सका। बहुत सी जगह से रिजेक्ट हो गया, बहुत सी जगह से निकाला गया कि तुम क्यों नहीं पार्टी में हो, किसी पार्टी। एक तो ये दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा रोल मॉडल हमने बनाने चाहिए थे, हमें रोल मॉडल नहीं बनाए। हमने कॉपी तो की, देखे ना, हमारी कॉपी करेगा ना, कि मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि बच्चे आगे कॉपी करें, कॉपी हमसे ही करना है, कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं है। लेकिन फिर वही वापस बात आ जाती है कि आपकी अपनी इसके अंदर कितनी एबिलिटी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने स्टडी कितना किया हुआ है, आप इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको आज़ादी कितनी, आपको कहाँ तक काम करने दिया जाता है। मैंने सारी ज़िंदगी अपने लिए काम किया और अकेले ही किया और ख़ुद ही किया, जिसकी वजह से बचा रहा। और अपनी शराय, मेरी शराय तो कोई नहीं होती, मेरी शर्त यही होती है कि मैं, अच्छा आपने डी ट्रैक हो गया था कि दिलचस्पी कायम इसी वजह से रही कि मैं सामने आया नहीं रहता। अगर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे लोग पहचानते हैं और वो याद करते हैं कि जी वो ज़माने कहाँ गए, वो आपने एजुकेट, तो मुझे खुशी, अच्छा जी आपने मुझे कहते थे हम कोशिश करते रहे, पहचान लिया आपको। ये मुझे ज़्यादा खुशी, बजाय इसके कि मैं, देखें ना, एक्टर की लाइफ देख लें, बहुत पैसा कमाता है, बहुत शोहरत कमाता है, लेकिन 10-12 साल, मैक्सिमम 20 साल के बाद वैनिश हो जाता है। मुझे 45 इयर्स हो गए हैं इस प्रोग्राम। मैं एक्टिंग नहीं की, मैंने राइटिंग की है, लिखने का काम किया, या ये कह लें इलस्ट्रेशंस बनाई हैं, कार्टून बनाए हैं, डिज़ाइनिंग का काम किया, पीछे रह के किया। तो पीछे रहने में मेरे ख्याल में ये बचत थी कि हमें आजकल जब आप हमारे टीवी चैनल्स पे हमारे मज़ाहिया प्रोग्राम देखते हैं तो
मुरव्वत से काम ना ले, क्या फीलिंग्स होती हैं? बहुत दुख होता है, बहुत दुख ये होता है कि इनको गाइड करने एक बार किसी ने सवाल शोएब हाशमी साहब से सवाल किया कि आपको पाकिस्तान में एक्टर कौन सा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मेरे कहने से क्या, लेकिन उन्होंने एक बंदे का नाम लिया, वो पूरे लाहौर में एक हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो हमारा कॉमेडियन जो अमानुल्लाह, ये बहुत अच्छा लगता है। वो तो मुसीबत पड़ गई कि ये किस तरह कह दिया शोएब साहब ने। लेकिन साहब उन्होंने फ़िक्रा कहा कि अगर इसको डायरेक्शन दी जाए तो इससे अच्छा एक्टर ही कोई नहीं है। साथ एक फ़िक्रा लगा। मेरे ख्याल में भी जितना टैलेंट हमारे कॉमेडी करने वालों में जो अभी नज़र आते हैं, जो जियो के प्रोग्राम में, जो दूसरे चैनल्स में नज़र आते हैं, उनमें जो टैलेंट है उसको राह दिखानी है सिर्फ। हमें तो पैदा होते ही पता चल गया टेलीविज़न के लिए कैसे लिखना है, इसके लिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ है स्टेज से। इसमें आपने एजुकेट करना है, ये लोगों के ड्राइंग रूम के, लोगों के बेडरूम के अंदर है, ये वहाँ तक, वहाँ तो थिएटर में या सिनेमा में तो आप टिकट लेके जाएंगे, जब आपको जी चाहेगा जाएंगे। दुख आपको किन किन हवालों से होता है? क्या कमी नज़र आती है आपको आजकल के दौर के मज़ाहिया प्रोग्राम में? मज़ाहिया प्रोग्राम में हंसाना हंसाना हंसाना, संजीदा कब होंगे? हंसाना तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन अब की चीज़ गम है। गम को तोड़ने के लिए हंसना आया। मेरे हिसाब से अबदी चीज़ तारीकी है जिसको रोशनी ने ब्रेक किया, और वो आर्जी है, वो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। यही हंसाना है। हंसाने का मतलब हर वक्त नहीं हंसना, किसी वक्त में एक छोटी सी बात पे दिन आपका जिससे मुड़ जाए या ठीक हो जाए, उसको हंसना है। तो वो हंसी इतनी हो गई है कि उनको वो आपे से बाहर हो जाते हैं। उनका कोई कसूर नहीं, वो तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। गाइड करने वालों का टेलीविज़न ये देखना चाहिए कि ये टीवी पे जाना है, ये थिएटर नहीं है। थिएटर में तो आप जो मर्ज़ी करें, आपको थिएटर के लोग ही जाएंगे ना देखने के लिए। आप तो घरों में चले गए, जब घर में गए तो फिर घर वालों की परमिशन से, घर वालों की पसंद से, घर वालों की चाहत से आपको पेश करना पड़ेगा। नाज़रीन, फ़ारूक कैसर साहब से और भी बहुत कुछ सीखना है, और भी कुछ सवालात मैंने उनके सामने रखने हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में, और आज के जिरगे में हमारे साथ हैं हम सब के प्यारे अंकल सरगम यानी फ़ारूक कैसर साहब। और सब एक जनरेशन गैप आ रहा है, मसलन हम और हमारे बच्चों में वो जिस तरह कंप्यूटर और इंटरनेट और उसके ज़रिए उनकी सोच कुछ और बन रही है, वालिदैन को अमूमन उस चीज़ की समझ ही नहीं आती। इस गैप को हम कैसे फिल कर सकेंगे? गैप को फिल क्यों करना है हमने? गैप को फिल नहीं होना चाहिए, गैप रहना चाहिए। हमें इसके नज़दीक जाना। गैप को तो नहीं आप कभी फिल करें, क्योंकि देखिए अब ड्राइंग ऐसी आ गई है कि आप पेपर पे 3D बना सकते हैं। यानी आप एक पेन से कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो थ्रू 2D पेपर के ऊपर वो ड्राइंग बनती है। आप 3D में बना सकते हैं। उस पेन को जब ऊपर करेंगे तो एक लाइन ऊपर चली जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और यानी आप उसको 3D पेपर पर। मैं बता रहा हूँ कि अब अगर हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं जाएंगे और रेजिस्ट करते रहेंगे इसको, तो हम खुद पीछे रह जाएंगे। अगर दुनिया इस तरफ जा रही है तो हमें उस तरफ जाना है। लेकिन वहीं वापस मैं आ जाता हूँ कि इसमें अपनी शख्सियत, अपनी सकाफ़त, अपना ख्याल, यानी हमें क्या चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमारे लिए क्या सूट करता है। अब खाने तो सारी दुनिया में अब जहाज़ के ज़रिए हर जगह पहुंच जाता है खाना जी, लेकिन हमें क्या सूट करता है वो अल्लाह ने थोड़ा सा बस इसमें स्टडी करनी है कि जिस एरिया में हम पैदा हुए हैं, हमारे साथ उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें भी पैदा की हुई हैं। हमारे साथ वो सब्ज़ियाँ पैदा की हुई हैं। हमारे हर मौसम में, उस मौसम में जो बीमारी लग सकती है या बीमारी हो, बीमार उसका तोड़ के लिए सब्ज़ियाँ, फल निकाले हुए हैं। अगस्त में हमें तबीयत में भारी होने के बाद आपको लीमू दिया हुआ है आपने, कि आप लीमू, यानी हर फल जो है वो एक हिस्से का, एक साल के हिस्से को की नुमाइंदगी करता है, और वो अल्लाह ने दिया। तो इसको मेरा तो ख्याल है इसकी स्टडी करें, नंबर 1। नंबर 2, हमें टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली हम कॉपी करेंगे, पीछे ही जाएंगे उनके, लेकिन
देखना ये चाहिए कि आम बंदे को जो मुझे दुख होता है, तो मेरे ख्याल में हमें वो काम करना चाहिए जो हमें मिल के सबको एजुकेट करना चाहिए। अगर हम एजुकेट हो गए तो हम तो कहीं और निकल जाएंगे। और वो जो जिनको करना है, यानी एग्ज़िबिशन हमको राजा बाज़ार में लगानी चाहिए जाके, ताकि सब देखें। शुरू शुरू में उसको पहचानेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आदी होंगे। जब हम आदी नहीं बनाएंगे, उनको देखने का एस्थेटिक्स ही नहीं देंगे, क्या होनी चाहिए, तस्वीर क्या है, तो कभी ज़िंदगी में नहीं अचीव कर सकेंगे। मेरे ख्याल में हर बंदे तक हर टेक्नोलॉजी की सहूलत पहुंचनी चाहिए। आपने इस कौम को, उनको एजुकेट करने के सिलसिले में, उनको एंटरटेन करने के सिलसिले में इतना सर्व किया, इतने ज़्यादा अरसे के लिए, जवाब में आपको मोहब्बत की शक्ल में, इज़्ज़त की शक्ल में और दौलत की शक्ल में क्या वो सिला मिला जिसकी आप तवक्को कर रहे थे? अल्लाह ने बहुत करम किया। सबसे ज़्यादा खुशी होती है जो लोगों की मोहब्बत है। रिकॉर्ड है, आज तक मैं यहाँ हूँ या मुल्क से बाहर गया हूँ, बहुत मोहब्बत है, तो लगता है कुछ काम किया हुआ। अच्छा, ये किसको याद कर रहे हैं? मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने तो एक नॉर्मल आम तो ये लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने जो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं शुक्रगुजार होता हूँ कि उसने मुझे डिपेंडेंट नहीं बनाया। डिपेंडेंट जब आदमी हो जाता है, जब आप कहीं जॉब करते हैं तो फिर जॉब का जो बॉस कहेगा वो करना पड़ेगा। और बहुत से चांसेस मिले ऐसे कि मैं उस वक्त की सरकार को कुछ कह के कुछ हासिल भी कर सकता था, लेकिन वो हुआ ही नहीं काम। वो अल्लाह ने होने नहीं दिया। अप्लाई किया, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। अच्छा जी, घर नहीं है रहने के लिए, कोई प्लाट दे दें, वो तो सारी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं। तो मुझे अल्लाह ने दिया उतना ही है और मुझे इंडिपेंडेंट रखा कि मैं किसी के अंडर, तो लिहाजा ये वो इंडिपेंडेंस है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं जब कार्टून बनाता हूँ, मैं जब कॉलम लिखता हूँ, मैं जब प्रोग्राम करता हूँ, तो फिर मैं ये सोचता नहीं हूँ कि मुझे किसको ऑब्लाइज करना है या मैं किसको ऑब्लाइज, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, लेकिन उस मर्ज़ी में मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। सबसे पहला क्वेश्चन मैं निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ, किसी पर्सनल बंदे के, किसी सियासतदान के, किसी के ख़िलाफ़ नहीं। हाँ, निज़ाम आपका बदलना चाहिए और उसमें जो बेहतरीन मुझे लगता है कि हमें शायद अगर डिसाइड कर लेते कि कौन सा निज़ाम हमें सूट करते, मेरा ख्याल है हमें इस्लाम से बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। तो अगर हम उस पर कॉपी करें या उसको फॉलो करते, अब तो नहीं किया, देर हो गई, लेकिन अगर वो करते तो आज हम किसी न किसी मुकाम पे पहुंचे होते। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में जितने भी हमने निज़ाम है सब टेस्ट करके देखनी है। अच्छा, हमें दो एक्सट्रीम ओपिनियन अमूमन सुनने को मिलती है। एक ये कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की, देखे 8वीं क़ुव्वत बन गया, वो आज दुनिया में उसका ये मुकाम है, इस शोबे में इसका ये मुकाम है। एक दूसरी एक्सट्रीम हमें ये कि जी माजी में पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप थी, ऐसे तालीमी इदारे थे, इस तरह के वैल्यूज़ थे, हम तो बिल्कुल ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का सफ़र जो है वो मस्बत सिमत में है या खाकम बदहन नेगेटिव साइड पे? पाकिस्तान देखिए जी, सिंपल इक्वेशन है, जो हम करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। आज जो बोएंगे वो कल काटना है, जो हमने पीछे बोया वही काटा। मुझे ये लग रहा था कि हमारे जो सबसे पहला दुख ये हुआ कि कायद-ए-आज़म की रहलत बड़ी जल्दी हो गई, एक ही साल में वो हमसे जुदा हो गए, वरना वो कुछ हमें कोई एक लाइन दे के जाते। और वो उस लाइन में बहुत से लोग बाद में आए भी, लेकिन मुझे ये लग रहा है, मेरा ये ख्याल है कि हम ज़हनी तौर पे इतना बड़ा चैलेंज लेने में हमें वक्त दरकार था। उसके लिए मैं एक अजीब सी बात करने लगा, उसके लिए हमें उन तजर्बाकार लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से होते या किसी भी मुल्क से थे, उनको रखना चाहिए था 5-10 साल और उनसे लर्न करने के बाद फिर ट्रैक पे चलते थे। हमने 52 तक ऐसी डेवलपमेंट की कि हमें दुनिया में कहना शुरू हो गया कि हम जापान के करीब पहुंचने वाले हैं, इतनी डेवलप। फिर क्या हुआ, फिर अचानक हमने किसी एक तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, हम डबल माइंडेड ही रहे, ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता भी हूँ कि हम पाकिस्तान में सबसे आला अवार्ड जो है वो सिंगर को देते हैं और उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हैं,
और आज तक उसको ये भी नहीं किसी ने, बादशाह ने क्लियर किया हमारे कि ये हलाल है या हराम है, म्यूज़िक हलाल है या हराम, क्लियर करें। इसमें कोई, अगर ये इसके बोल गलत हैं तो मैं सबसे पहले फारूक कैसर कहेगा ये हराम है। अगर वो किसी की तरबियत कर रहे हैं, किसी को सुकून दे रहे हैं, किसी को वो हलाल, तो ये हमने किया नहीं, छोड़ दिए। जब छोड़ दिया तो फिर हम जिधर भी निकल गए। मेरे ख्याल में हमारी बचत इसी में है कि हम बजाय इसके हमें सारी दुनिया से को टेबल पे गुफ्तगू करनी चाहिए। और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैंने तो नहीं आज तक देखा, इतनी जंगें जितनी मेरी उम्र है, किसी जंग से कोई मसला हल नहीं हुआ। हमेशा फाइनली किसी न किसी सेटलमेंट होता है, कोई वो करना चाहिए। और हमें जिस जगह पर हम हैं, जो हमारा मुल्क है, क्या नहीं है इसके अंदर, और हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमें डेवलप करना चाहिए। हम आने वाली नस्ल का सोचना चाहिए कि उनको हम क्या दे के जाएंगे। इस मुल्क में है तो सब कुछ जी, लेकिन क्या कोई लीडर आपको ऐसा नज़र आता है मौजूदा लोगों में जो इन सब कुछ से हकीकी मानों में इस्तिफ़ादा कर ले और इस कौम को आगे ले जा सके? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडर अभी तक नहीं पैदा हुआ सिवाय कायद आज़म के। पाकिस्तानी लीडर कोई नहीं है। आप सूबाई लीडर हैं, भुट्टो साहब सिंध के लीडर थे, नवाज शरीफ साहब पंजाब के लीडर हैं। पाकिस्तान के लीडर कहाँ है? पाकिस्तान का लीडर का मतलब है कि जिसको चित्राल की दुख का भी पता हो और जिसको लियारी का, कराची का भी वो दुख, वो डेवलपमेंट जो जानना चाहते। बहुत अच्छे काम किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, भुट्टो साहब ने बहुत अच्छे काम किए थे, ये सारे जितने काम। लेकिन ये वही कि क्यों नहीं पाकिस्तान जुड़ के रहा। जुड़ के रहने का मकसद ये है कि हमें कहीं ना कहीं, ये एक नए लीडर जो सामने आए हैं वो उस खिला को फुल नहीं कर सकेंगे, कौमी लीडर नहीं बन सके। हमारे यहाँ लीडरशिप जो है वो इतनी डाउटफुल हो गई हुई है कि इमरान खान के साथ मैंने बड़ा काम किया हुआ है। मैंने जब तो जो ही वो सियासत में आए तो मैं साइड पे हो गया। तो मैंने बल्कि एक बार उनसे पूछा भी कि सर ये आप इधर किससे आ गए? तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ारूक, इस मुल्क में जब तक आपके पास पावर ना हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। हमने कहा जी आपकी मर्ज़ी है आप, लेकिन ये मैं किसी बंदे का, वो एक साफ बंदा है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, क्या वो चल सकता है हमारी सियासत में? नहीं चल सकता। ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, किसी को खुश करना है, किसी कोई आपसे वैसे नाराज़ हो जाएगा। इस काम के लिए एक टीम चाहिए। वो टीम मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में से आए। एक और भी मैं आपको एक इसका हल बता सकता हूँ। मैं अपने कॉलम में लिखता रहता हूँ मैं कि पाकिस्तान कैसे जुड़ सकता है। पाकिस्तान जुड़ा हुआ तो है, लेकिन पाकिस्तान में शक क्यों है? हर सूबे के बंदे ही इलेक्ट करके 4 साल के लिए इस मुल्क का प्रेसिडेंट बना दें। वो 4 साल में पूरा पाकिस्तान उसको सपोर्ट करे, फाइनेंशियली ख़जाना उसके पास हो, वो चाहे वो अपने ही इलाके को, अपने ही सूबे को डेवलप करे। 4 साल के बाद वो उतर जाएगा, दूसरा आ जाएगा, चारों सूबों को, और फिर उसके बाद 16 साल बाद उसकी बारी आएगी। एक मुझे ये लग रहा है कि ये हम जो वैसे ही बांट के देखें ना, फ्रंटियर के बाद बिजली है, पंजाब के बाद गंदम है, उसके कराची के बदल तो पहले ही आपकी वो हो चुकी हुई है। इकट्ठा करना है उसको। इकट्ठा करने के लिए हमें एतमाद चाहिए। एतमाद के लिए एक लीडर चाहिए। कोई लीडर बन सकता है पाकिस्तान में लीडर बनना, लेकिन जो देर करते जाएंगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। बैरूनी दबाव, सियासत, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में हमें किसी एक बंदे सवाल तो बहुत है लेकिन वक्त मेरा ख़त्म हुआ है। आखिरी सवाल जी, ये जो पाकिस्तानी मीडिया है इस वक्त, और आज़ाद मीडिया जिसको कहा जाता है मुबैना तौर पर, आपसे बेहतर मीडिया के इर्तिक़ा को कोई नहीं समझता। उसके बारे में 2 ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसका बड़ा अच्छा रोल है, देखे ये हक़ाइक़ को सामने ला रहा है, इसने जुडिशल मूवमेंट में ये किरदार अदा किया। दूसरा यही है कि नहीं, ये मीडिया जो है जहनी और सियासी इंतशार फैला रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है इस दौर का मासी मुसीबतें बन गया है।
आपको मजमूई तौर पर इस मीडिया का किरदार पॉजिटिव नज़र आता है या नेगेटिव, और इस मीडिया को किसी शक्ल में लगाम देने की ज़रूरत है? देखिए जी, हमारे पास बड़ी मिसालें हैं। ख्याल था कि खुमैनी साहब आएंगे तो सारा कुछ इस्लामिक हो जाएगा, पर्दा आ जाएगा, औरतों का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अभी तक वो ईरान जो है वो ऑस्कर लेता है फिल्में बना के। कौन सी चीज़ चेंज आई है? आपको तरीका आना चाहिए काम करने का। आप बगैर सोचे समझे किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपनी एक शनाख्त बनानी चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया में जो एक सनसनी फैलाना जो है, यानी मीडिया चलाना, देखें ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई किसी एक कहीं बम ब्लास्ट होता है, 70 बंदे मर गए, किसी अखबार किसी चैनल की एक फिगर नहीं होती। कोई कहीं 71 है, कहीं 69 है, कहीं 73 है, कहीं 74 है, हमने पहले खबर दी, हमने ये किया। ये एक दौड़ है। फिर वहीं वापस आऊँगा कि इसको कौन कंट्रोल करेगा। अब इसको कंट्रोल करना पाकिस्तान में एक पार्टी का काम है जो बरसर इक़्तिदार होगी। नहीं, पार्टी का काम नहीं होना चाहिए, दानिश्वर का काम होना चाहिए। एक गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया, मैं गवर्नर हाउस में गया, उन्होंने कहा कि मैं आपके कॉलम बहुत पढ़ता हूँ, तो आपने वो ये जो आपने थिएटर के बारे में लिखा हुआ है लाहौर के, तो मैं तो एक बंदे को मैंने भेजा कि जाके रिकॉर्ड करके लाओ, और चुपके से गया, रिकॉर्ड करके आया। यकीन शुक्र है मैंने दफ्तर में देख लिया और मैं घर में देख ही नहीं सकता था, इतना वल्गर था। तो मैंने अब थिएटर बंद कर दिया। वो अभी आपको गवर्नर साहब का नाम भी पता चल जाए। मैंने कहा सर ये क्या किया आपने? नहीं तुमने तो मैंने कहा सर घर में लैट्रिन होनी ज़रूरी है, वरना सारी जगह गंद हो जाएगा। वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आपका काम नहीं है। तो कहते किसका काम है? मैंने कहा दानिश्वरों का। मुनू भाई हैं लाहौर में, शुएब हाशमी है, फलाना है, ये है, इन सब की ड्यूटी लगाएं। उन्हें कहें कि आपने देखना है, इसकी बर्बादी भी का ज़िम्मा भी आपका है, इसकी अपलिफ्ट का ज़िम्मा भी आपका है। करेंगे क्यों नहीं करेगा? कोई पाकिस्तान में कोई दानिश्वर, कोई बड़ा आदमी, कोई टीचर ऐसा नहीं जो इनकार करे, कोई भी नहीं करता, सब। तो उन्होंने फिर ऐसे किया। कहने का वापस मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर जब तक हम वो पैदा नहीं करेंगे, वो एटमॉस्फेयर नहीं पैदा करेंगे, हम तवक्को कुछ और। आपने कहा मीडिया ने तो वही करना है जहाँ पर उसको, मीडिया चूँकि सपोर्ट तो है नहीं, वो तो खुद ही अपने आप को संभाले हुए है। उसके ऊपर जो आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कौन लगाता है? उसको सरकारी अफसर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो एक 6-8 बंदों का, दानिश्वरों का हर सूबे में से, वो ये आज़ाद होना चाहिए। जब वो आज़ाद होगा तो फिर वो आप देखिए कितनी चेंज आती है। बहुत शुक्रिया फारूक कैसर साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने का। जी बहुत मज़ा आया, आपसे बहुत कुछ सीखा।